Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 62 लेकर आया हूं। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी दोनों लेवल के लिए। इसके पहले मैंने साइकोलॉजी का पेपर नंबर 66 अभी अपलोड किया है सुबह 6:30 बजे के लगभग, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। उसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम देखेंगे मित्रों, दोनों लेवल के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हिंदी और सामाजिक है, विज्ञान है, गणित है, सभी विषयों की शिक्षण विधियाँ देखने को मिलेंगी। तो प्रश्न नंबर 1 है, व्यापक महत्व की दृष्टि से गणित सभी प्रकार की औपचारिक निगमनात्मक तार्किक योग्यता का विकास है। यह परिभाषा किसने दी है? बेल ने, कांट ने, मार्शल एच स्टोन ने और व्हाइट हेड ने। तो साथियों, गणित के संबंध में उपरोक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? प्रश्न संख्या 1 में सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए प्रश्न नंबर 1 में कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? तो साथियों, यहाँ पर उपरोक्त जो गणित के संबंध में परिभाषा दी गई है वो व्हाइट हेड के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? व्हाइट हेड के द्वारा। इन्होंने कहा है कि व्यापक महत्व की दृष्टि से गणित सभी प्रकार की जो औपचारिक निगमनात्मक तार्किक योग्यता है उनका विकास करती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं मित्रों। दूसरा क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है? व्याख्यान पद्धति, कहानी पद्धति, मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन और परियोजना कार्य। देखिए, दूसरा क्वेश्चन संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का, कि भाई संसद में किस प्रकार से कार्य होता है, इस प्रकार का टॉपिक बच्चों को आपको पढ़ाना है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका कौन सा रहेगा? अब व्याख्यान के माध्यम से तो बेस्ट कभी हो ही नहीं सकता। कहानी, परियोजना या फिर मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपके मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन। क्योंकि जिस प्रकार से संसद में किसी चीज़ को लेकर के वाद विवाद किया जाता है, उसी प्रकार बच्चों को भी दो अलग अलग भागों में डिवाइड करके कोई एक टॉपिक के ऊपर, जैसे संसद में बिठाया जाता है उस प्रकार से उनको बिठा करके किसी एक टॉपिक के ऊपर वाद विवाद करवाया जाता है। और अंत में कि भाई हाँ, हम इस चीज़ से सहमत है नहीं है, इस प्रकार से इस टॉपिक को आप आसानी से पढ़ा सकते हो और बच्चे आसानी से उस चीज़ को सीख भी जाएंगे। उनको पता भी चल जाएगा कि संसद में किस प्रकार से कार्य होता है। तीसरा विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न नंबर 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है आपका, निम्न में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? परियोजना कार्य, समूह चर्चा, किताब पढ़ना, निबंध लिखना। देखिए, इनमें से बताइएगा कौन सा सही आंसर है तीसरे क्वेश्चन का। तो जल्दी जल्दी आंसर बताइए साथियों। नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देने का कार्य। किताब पढ़ने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है साथियों। यहाँ पे निबंध लिखने से तो कोई बढ़ावा मिलेगा नहीं, बल्कि इन चीज़ों को बढ़ावा समूह चर्चा से मिलेगा। यदि सामूहिक रूप से चर्चा की जाएगी तो नियम, विनियम और मूल्यों, इन सभी चीज़ों को बढ़ावा जरूर मिलेगा। विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है? दूसरा विकल्प सही है तीसरे क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। तो साथियों, चौथा क्वेश्चन है, ओपन स्कूल में कौन से शिक्षण काम में लाई जाती है? दूरस्थ शिक्षण विधि, समवाय विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। ओपन स्कूल का नाम सभी ने सुन रखा होगा। ओपन स्कूल में क्या होता है साथियों, बच्चों को वहाँ पढ़ाया नहीं जाता है। मतलब वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वहाँ रोज़ बुला करके, जैसे नॉर्मली एक क्लास लगती है विद्यालय में, तो उस प्रकार से क्लास ओपन स्कूल में नहीं लग पाती है। ओपन स्कूल में आप सिर्फ एग्ज़ाम देने जाते हो। जैसे ओपन यूनिवर्सिटी से आप बीए, बीएड करते हो ना, उसी प्रकार 10वीं 12वीं और कक्षाएं, अन्य कक्षाएं भी होती है। तो साथियों, वहाँ पर शिक्षण के लिए दूरस्थ शिक्षण विधि काम में लाई जाती है।
कौन सी विधि? दूरस्थ शिक्षण विधि, क्योंकि दूरस्थ मतलब दूर रहकर, बच्चे वहाँ प्रत्यक्ष रूप से जाएंगे नहीं, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से या फिर अन्य किसी माध्यम से बच्चों को दूरस्थ शिक्षण विधि से पढ़ाया जाता है। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। नाटक शिक्षण के लिए इनमें से कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है? समवाय विधि, आगमन विधि, व्याख्यान विधि और व्यास विधि। तो बताइए प्रश्न संख्या 5 में। देखो, नाटक शिक्षण की सबसे बेस्ट विधि होती है कक्षा अभिनय विधि। ठीक है, हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं, कक्षा अभिनय विधि। लेकिन साथियों, अगर कक्षा अभिनय विधि विकल्प में नहीं है तो फिर नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि समवाय विधि को माना जाता है। किसको माना जाता है? समवाय विधि को। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न 5 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 6 को। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। छठा क्वेश्चन, ड्रेकाली पद्धति कैसे छात्रों के लिए बनाई गई? विकलांग छात्रों के लिए, बधिर छात्रों के लिए, मानसिक विकृति युक्त छात्रों के लिए या अंधे छात्रों के लिए? तो बताइए प्रश्न संख्या 6 में सही विकल्प कौन सा रहेगा? देखिए, ड्रेकाली जो पद्धति है ये ड्रेकाली के द्वारा ही बनाई गई थी, और ड्रेकाली ने इस पद्धति का निर्माण जो मानसिक विकृति युक्त छात्र है उनके शिक्षण के लिए किया था साथियों। अर्थात यहाँ तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 6 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 7 की ओर। देखो, जो अंधे बालक होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 क्या पूछ रहा है आपसे? निम्न में से कौन सी पद्धति बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है? मॉन्टेसरी पद्धति, डाल्टन पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति और इनमें से कोई नहीं। तो बड़ी कक्षाओं के लिए साथियों जो मॉन्टेसरी पद्धति है ये पद्धति छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी मानी जाती है। ठीक है, डाल्टन भी छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी मानी जाती है, ठेका विधि जिसको कहते हैं। लेकिन साथियों जो प्रोजेक्ट विधि है मुख्य रूप से ये बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी मानी जाती है, प्रोजेक्ट या परियोजना विधि। थर्ड विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न संख्या 7 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो 8वां क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल, विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना और सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना। तो बताइएगा सर्वोपरि उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का इनमें से कौन सा रहेगा? साथियों तीव्र गति से पढ़ना तो रहेगा नहीं, विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान, गहनतम मतलब आचार्य तो आप उच्च प्राथमिक स्तर पर बनाओगे नहीं बच्चों को, सौंदर्य शास्त्र से परिचित कराना उच्च स्तर के लिए है ये। लेकिन यहाँ पर निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल, बिल्कुल ये भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है कि जो बालक है वो जो निजी अनुभव, उसको जो अनुभव प्राप्त होते हैं उसके जो खुद के अनुभव है उसके आधार पर वो भाषा का सृजनशील इस्तेमाल कर सके। तो सेकंड विकल्प आपके 8वें क्वेश्चन में सही है साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 पर। 9वां क्वेश्चन, निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है? जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, भाषा का व्याकरण सीखना, मन की बात कहना और सुनना और अपनी अनेक ज़रूरतों को पूरा करना। तो बताइए किस उद्देश्य के लिए इनमें से प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक का मतलब यहाँ कक्षा 1 से 5 से लिया जाएगा, भाषा नहीं सीखते हैं। तो साथियों व्यक्ति अपनी अनेक ज़रूरतों को भाषा के माध्यम से पूरा करता है, बिल्कुल सही बात है। अगर व्यक्ति भाषा को ही नहीं सीख पाता है तो बिल्कुल वो अनेक चीज़ों से वंचित रह जाता है, मतलब अनेक चीज़ें उसमें कहीं ना कहीं कमी होती है अनेक चीज़ों की। तो ये तो बिल्कुल प्राथमिक स्तर पर भाषा का उपयोग माना जाता है। अपनी मन की बात कहना और सुनना, बिल्कुल प्राथमिक स्तर पर ये कि भाई वो उसके मन की बात है वो कह सके, सुन सके। जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना ये भी हो सकता है, लेकिन भाषा का व्याकरण सीखना, व्याकरण सीखना तो साथियों उच्च स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य माना जाता है। सेकंड विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 9 में। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 की। तो 10वां क्वेश्चन है, सुलेखा जब जब बच्चों के साथ बातचीत करती है वह समय नष्ट कर रही है,
बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है और सदैव बच्चों का मूल्यांकन कर रही है। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप पहले विकल्प को तो सभी गलत करोगे, दूसरे विकल्प को भी गलत करोगे। अब सुलेखा एक टीचर का नाम है, ये जब जब बच्चों के साथ बातचीत करती है, बातचीत क्यों कर रही है बच्चों के साथ? वो समय नष्ट कर रही है, बच्चों को वाचाल बना रही है, या बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही है, या सदैव बच्चों का मूल्यांकन कर रही है? तो साथियों तीसरा या चौथा कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा? 10वें क्वेश्चन में सही आंसर बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा थर्ड विकल्प, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। क्योंकि बातचीत करने का मतलब क्या है? समृद्ध भाषिक परिवेश, ठीक है। सदैव मूल्यांकन बच्चों का करना बातचीत के माध्यम से, ऐसा नहीं है कि सदैव ही मूल्यांकन किया जा रहा है। तो थर्ड विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। 10वें क्वेश्चन में हो सकता है आपको चौथा विकल्प लगे, बाकी थर्ड ही इसका राइट आंसर है। फिर भी आप इसके लिए कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 11 है, छात्र के अधिगम की कठिनाइयों के कारणों की जानकारी किसके माध्यम से की जाती है? उपचारात्मक परीक्षण के माध्यम से, निष्पत्ति परीक्षण के माध्यम से, निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से और उक्त सभी के माध्यम से। तो देखिएगा, अधिगम के कठिनाइयों की कारणों की जानकारी कि अगर बालक को कि भाई जो अधिगम में कठिनाइयां हैं आ रही है उसके कारण क्या है, तो साथियों इसकी जानकारी निदानात्मक परीक्षण से हम प्राप्त करते हैं, जबकि उन कठिनाइयों को दूर करने का कार्य हम उपचारात्मक परीक्षण के माध्यम से करते हैं। तो यहाँ कौन सा विकल्प सही है आपका? थर्ड विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 की। तो 12वां क्वेश्चन, एस्केप फ्लोडिंग का विचार किसने प्रस्तुत किया? ब्रूनर ने, वाइगोस्की ने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने और जॉन ड्यूवी ने। तो साथियों जो एस्केप फ्लोडिंग का विचार है इसको प्रस्तुत करने वाले वाइगोस्की हैं। कौन है मित्रों? वाइगोस्की। वाइगोस्की ने ही एस्केप फ्लोडिंग का विचार प्रस्तुत किया था। एस्केप फ्लोडिंग का मतलब क्या होता है? ढांचा निर्माण। ढांचा निर्माण मतलब बच्चों की जो आधारभूत संरचना है उसको मजबूत करना प्राथमिक स्तर पर। दूसरा विकल्प आपका सही है 12वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो 13वां क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप में किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? B.S. ब्लूम के द्वारा, जॉन ड्यूवी के द्वारा, पेस्टोलॉजी के द्वारा और इनमें से सभी। तो बताइए 13वें क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा रहेगा? देखिए जो मूल्यांकन प्रक्रिया है इसको त्रिकोणात्मक रूप में B.S. ब्लूम के द्वारा प्रदर्शित किया गया था साथियों। जॉन ड्यूवी ने तो करके सीखने की विचारधारा दी थी। यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 13 में। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 की। तो साथियों 14वां क्वेश्चन, बार बार रटने की विधि है अव्याकृति विधि, पारायण विधि, व्याख्यान विधि और सूत्र विधि। तो इनमें से बार बार रटने की विधि कौन सी है साथियों? देखिए व्याख्यान, सूत्र, अव्याकृति, इन तीनों से भी आगे निकल जाती है पारायण विधि। पूर्णतः कंठस्थीकरण पर बल देती है साथियों। ये 14वें क्वेश्चन में आपका दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 15 को। तो मित्रों 15वां क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है। पहला विकल्प देखिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए, ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए, तीव्र आर्थिक विकास के लिए और शैक्षणिक समस्याओं को समझने के लिए। तो इनमें से सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता किसके लिए है? देख लीजिए यहाँ पर देखिएगा, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता तीव्र आर्थिक विकास के लिए नहीं होती है, ठीक है। शैक्षणिक अब यहाँ पर देखिए शैक्षणिक समस्याओं को समझने के लिए बिल्कुल हो सकता है, लेकिन और विकल्पों को देखेंगे। ढांचागत सुविधाओं के लिए चलो हो सकता है, लेकिन पहला विकल्प क्या कह रहा है? सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए बिल्कुल सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता है अध्ययन की। यहाँ पर देखिए प्रथम विकल्प ही सबसे बेस्ट विकल्प है, क्योंकि जो सामाजिक सांस्कृतिक संरचना है उसका जो पर्यावरण है, पर्यावरण से संबंध है, उसको समझने के लिए इसकी अध्ययन की आवश्यकता
पड़ती है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों। प्रश्न 15 में आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो चलिए आते हैं 16वें क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्र करना, सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन करना, मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना। तो बताइएगा इनमें से सामाजिक विज्ञान अध्ययन की जो नवीन संकल्पना है वो कौन सी है? साथियों, तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्र करना, सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन करना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना, ये तो प्राचीन संकल्पना या पुरानी संकल्पना चली आ रही है सामाजिक की। लेकिन जो नवीन संकल्पना है वो कहती है कि मानवीय संबंधों का अध्ययन और समाज को श्रेष्ठ बनाने पर बल दिया जाना चाहिए। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 16वें क्वेश्चन में। आगे बात करेंगे साथियों प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो 17वां क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत होना चाहिए क्रियाशीलता का, विविधता का, परीक्षा केंद्रित और उपयोगिता का। यहाँ पर क्वेश्चन में एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का है क्वेश्चन, है ना। ये नहीं शब्द टाइपिंग में छूट गया है। अब एक ही शब्द में पूरा क्वेश्चन चेंज कर दिया। तो एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें यही हो जाती है, कहाँ पर नहीं शब्द लिखा हुआ है, कहाँ पर नहीं शब्द नहीं लिखा हुआ है, कहाँ पर सत्य पूछा है, कहाँ पर असत्य पूछा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है ये, इनको समझना। मतलब आप 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत करके आते हो एग्जाम में। तो देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं होना चाहिए, परीक्षा केंद्रित नहीं होना चाहिए, क्रियाशीलता आधारित होना चाहिए, विविधता का होना चाहिए, उपयोगिता का होना चाहिए, लेकिन परीक्षा केंद्रित नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, लेकिन नहीं शब्द आएगा तब है तीसरा। अगर नहीं शब्द नहीं आएगा तो प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पर तीनों ही सही माने जाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18वां क्वेश्चन, आपके विद्यालय का निरीक्षण हो रहा है, आप विद्यालय में अकेले अध्यापक हैं, तो आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? प्रयोग प्रदर्शन विधि, समस्या समाधान विधि, परियोजना विधि और किंडरगार्टन विधि। तो साथियों, सपोज कीजिए आप शिक्षक बन गए। शिक्षक बनने के बाद में आपसे कहा गया कि भाई आपके विद्यालय का कल चेकअप है। ठीक है, चेकअप मतलब कल विद्यालय का आपका निरीक्षण होगा, कोई अधिकारी महोदय आएंगे जो आपके विद्यालय को चेक करेंगे। तो आप इनमें से कौन सी विधि का प्रयोग करोगे? अकेले अध्यापक हो आपका विद्यालय में ही, तो साथियों आपको फिर करना पड़ेगा प्रयोग प्रदर्शन विधि का उपयोग। क्यों? क्योंकि प्रयोग प्रदर्शन विधि में क्या होता है कि कहीं सारे छात्रों को एक ही अध्यापक बड़ी ही आसानी से शिक्षा प्रदान कर सकता है। सारे छात्रों को आप एक जगह बिठा लोगे और प्रयोग के माध्यम से व्याख्यान युक्त प्रदर्शन करोगे तो बिल्कुल छात्र उस चीज़ को पूर्ण रूप से समझेंगे और बिल्कुल उनका ध्यान भी रहेगा। तो उस टाइम पे अगर कोई चेक करने वाला आया तो वो भी कहेगा वाह भाई बहुत अच्छा शिक्षक, अकेले ने पूरा विद्यालय संभाल रखा है। प्रश्न नंबर 18 में प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 19 को। 19वां और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है रटाई से मुक्ति, पाठ्यक्रम व्याप्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन और विद्यार्थियों का हित। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं इनकी उपयोगिता का सबसे प्रमुख कारण कौन सा माना जाता है? साथियों, सबसे प्रमुख कारण इनकी उपयोगिता का देखो, विद्यार्थियों का हित हो सकता है, पाठ्यक्रम व्याप्त हो सकता है, रटाई से मुक्ति हो सकती है, लेकिन साथियों सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है निष्पक्ष मूल्यांकन। निष्पक्ष मूल्यांकन में क्या होता है कि आप किसी भी छात्र के पक्ष विशेष में जाकर के उसको अधिक अंक नहीं दे सकते ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में, क्योंकि इनका आंसर ही एक ही होता है। इसमें थोड़ा भी चेंज हुआ तो फिर या तो नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, दोनों में से एक चीज़ होती है। तो निष्पक्ष मूल्यांकन इसकी उपयोगिता का सबसे प्रमुख कारण है साथियों। विकल्प नंबर 3 सही है 19वें क्वेश्चन में। अब आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों। प्रश्न नंबर 20 और अंतिम क्वेश्चन है, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को घर पर व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, सुलेख की योग्यता का विकास करना और संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य इनमें से आपको बताना है मित्रों। देखिए, घर पर व्यस्त रखना हो सकता है, चलो पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, लेकिन और को भी देखेंगे।
सुलेख की योग्यता का विकास करना, चलो हो सकता है। संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना, ये भी हो सकता है। लेकिन साथियों, सबसे मुख्य उद्देश्य गृह कार्य का माना जाता है पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, कि बच्चों को जो पाठ पढ़ाया गया है गृह कार्य यदि आप देते हो तो बिल्कुल उसको दोहराने के लिए अवसर उनको मिलता है। विकल्प नंबर कौन सा सही है आपका? दूसरा विकल्प सही है 20वें क्वेश्चन में। तो ये टेस्ट पूरा हुआ। आज के दोनों टेस्ट पूरे हो चुके हैं साथियों। साइकोलॉजी का जो ये टेस्ट दिख रहा है एंड स्क्रीन में, इसको जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।